नमस्कार साथियों, सात्विक होलिस्टिक हेल्थ पर एक बार फिर एक बिल्कुल नया कंसेप्ट लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। मैंने आपको मेरे अपने पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था कि अब स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ साइंस के माध्यम से बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो स्पिरिचुअलिटी और साइंस की जो आपस में दूरी थी वो बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया था कि कैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस वो लोग जिनकी मृत्यु घोषित हो गई थी और फिर वो जीवित हो गए, उन्होंने क्या बताया और कैसे उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई। आज बिल्कुल हटके विषय है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और वो है मॉडर्न फिजिक्स, यानी जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं। फिजिक्स तो एक तरह से आधार है सारे विज्ञान का, एक रूप में कहें तो वो फिजिक्स के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो कैसे कॉन्शियसनेस के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में कैसे उस नतीजे पे पहुंच रहे हैं जो वेदों में, उपनिषद में व अन्य धर्म ग्रंथों में दिए गए थे। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपके सामने रखूंगा। आइए चलते हैं इस यात्रा पर। एविडेंस ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा मुश्किल होगा मगर है बहुत इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा अगर आप साथ देंगे तो आपको मजा आए। मनी भौमिक लेसिक लेजर जो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है जिसके माध्यम से आंख का ऑपरेशन होता है, कई सारे ऑप्थेल्मिक्स में काम आते हैं, उसके को इन्वेंटर है मनी भौमिक। उनका एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, स्पीकिंग ट्री, बहुत बढ़िया एक कॉलम होता है। द आइडिया दैट एवरीथिंग फिजिकल इन दिस यूनिवर्स कम्स फ्रॉम वन सोर्स इज गेटिंग जनरल एक्सेप्टेंस। कि सारी चीजें एक कॉमन सोर्स से आई हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी जिसको कहते हैं, वो कहते हैं अब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। आगे भी इनका जिक्र आएगा। ये है मनी भौमिक, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा इन्होंने काम करा है, फिजिक्स के धुरंधर हैं। वो क्या कहते हैं? नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी हैव ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ एन एंटिटी दैट फिल्स द स्पेस एंड टाइम थ्रू आउट द यूनिवर्स रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ रियलिटी। कहते हैं अब पहली बार ऐसी चीज पता चल रही है मॉडर्न साइंस को, मॉडर्न फिजिक्स को, कि एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा तत्व है जो पूरी यूनिवर्स में फैला हुआ है, स्पेस एंड टाइम में, और जो एक तरह से आधार है पूरी सृष्टि का। और उसमें जो है अनमैनिफेस्ट क्वांटम फील्ड्स हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं मनी भौमिक। और उसी के आधार पर, उसी सर्च में एक चीज आ रही है, डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। क्या कहते हैं ये? डार्क मैटर इज एन इनविजिबल हाइपोथेटिकल सब्सटेंस दैट मेक्स अप फॉर अबाउट 85% ऑफ द यूनिवर्सेस टोटल मैटर एंड प्लेज ए क्रूशियल रोल in the formation and evolution of cosmic structures like galaxies. यानी 85% of universe is made of something which we have no idea about. कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी मैटर कहिए, वो 85% है, यानी 15% के बारे में ही है सारी खोज, सारी रिसर्च। और वो 85% को डार्क मैटर क्यों कहा? क्योंकि ना तो वो लाइट से रिएक्ट करता, ना किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिएक्ट करता। तो ये बड़ा एक बहुत ही अजीब सा एक हमारे सामने एक चीज निकल के आई है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। और उसको साइंटिफिक अमेरिकन वालों ने, किसी आर्टिस्ट ने कुछ इस तरह से दिखाया है कि जैसे दिस मिस्टीरियस फोर्स हैज ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द शेप ऑफ गैलेक्सीज। ये जो डार्क एनर्जी है, डार्क फोर्स है, डार्क का मतलब ये इविल नहीं है, ये समझ लीजिएगा, इट्स नॉट इविल। डार्क का मतलब इट डजंट इंटरेक्ट विद द लाइट। इसलिए वो जैसे कि पूरी गैलेक्सीज को, पूरे यूनिवर्स को उसने अपने मुट्ठी में रखा हुआ है। उसी को एक आर्टिस्ट ने इस तरह दिखाया कि जैसे कि वो एनर्जी, वो मिस्टीरियस फोर्स, वो गैलेक्सीज को जगह जगह रख रही है, स्थान पर रख रही है। बड़े इंटरेस्टिंग बात। अब देखिए ये जो ये एक बात चल रही है कि साहब ये यूनिवर्स ऐसे ही बनता चला गया,
बिग बैंग हुआ, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, एक ऑटोमेशन में एक बाई चांस कह लीजिए। मगर हम अगर ध्यान से देखें, बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं नहीं नहीं, इतना प्रिसीजन बाई चांस नहीं हो सकता, ये एक चांस फिनोमिना नहीं हो सकता, इसके पीछे तो कोई इंटेलिजेंट डिजाइन ही, ऐसा कहते हैं बहुत सारे वैज्ञानिक, जिसमें कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट इज, रफली ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल न्यूट्रॉन्स वुड हैव बिकम प्रोटॉन्स एंड द मैटर वी नो वुड सीज टू एग्जिस्ट। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का जो डिफरेंस है, अगर वो डबल द इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाते और मैटर एग्जिस्ट ही ना करता। तो ये कहां से बात आई? ये चांस है या इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस है? ऐसा क्यों हुआ? वाटर ही एक ऐसा कंपाउंड है आउट ऑफ ऑल लिक्विड्स परहैप्स जिसमें एनामोलस एक्सपेंशन है, यानी वाटर ही एक ऐसा द्रव्य है जो सॉलिड बनने के बाद तैरने लगता है, हल्का हो जाता है, बाकी तो डूब जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो had it not been so, oceans would have frozen from the bottom up and the earth would have been covered with ice. ओशन नीचे से जमने शुरू हो जाते सारे हमारे समुद्र, तो ऊपर जमते चले जाते, सारी सी लाइफ नहीं होती, सी लाइफ नहीं होती तो अर्थ पे कहां से आती और बर्फ जमी होती। तो ये कहां से आया एनामोलस एक्सपेंशन? ये एक मिस्ट्री है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज एक्जैक्टली 1039 टाइम्स द स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये 1033 टाइम्स भी होती, थोड़ी भी कम होती, स्टार्स वुड हैव बीन बिलियन टाइम्स लेस मैसिव। स्टार्स बहुत हल्के होते और बहुत जल्दी से बर्न आउट हो जाते और अंधकार होता, कुछ भी ना होता। तो ये कहां से आई ये चीज? तो ये जो इसके ऑथर हैं, वीक में निकला था ये, एग्जाम्पल पाइल आफ्टर वन अनदर फ्रॉम सेवरल ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, कुड दिस ऑल हैव बीन बाय चांस? ये चांस से कैसे हो सकता है? इतना प्रिसीजन, इतना एग्जैक्टनेस हर चीज में। तो यहां पर ये होता है, इसका मतलब सम एनॉर्मसली इंटेलिजेंट, पर्सपिकेशियस, सुप्रीम पावर मस्ट हैव गॉट इट। तो इसका मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि शायद इसके पीछे कोई चेतना है, कोई बहुत इंटेलिजेंट फोर्स है। ये लॉजिकल लगता है। डेविड बोम बहुत बड़े फिजिसिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन के समकक्ष थे लगभग, और उनके घनिष्ठ मित्र थे, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। उन्होंने बड़ी गजब की बात कही है। अल्टीमेटली द एंटायर यूनिवर्स विद ऑल इट्स पार्टिकल्स, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, लैब्स हैं, हैज टू बी अंडरस्टूड एज ए सिंगल अनडिवाइडेड होल। कहते हैं सारी लेबोरेटरी जिसमें हम काम कर रहे हैं, हम फिजिसिस्ट, सारे लोग, सारी पृथ्वी, सारे प्लैनेट्स, एक सिंगल सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें फिर याद आता है जो कहते हैं उपनिषद में जो है, पूर्णम अदय पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकाला, बचा पूर्ण। तो इस तरह की बात इन लोगों के फिजिसिस्ट के बातों में आ रही है। बेल्स थ्योरम इन्होंने भी गजब करा है। अभी इतना समय नहीं है कि मैं बता पाऊं बेल्स थ्योरम, बट बेल्स थ्योरम क्या करता है? प्रूव्ड इनफाइनाइट इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ईच पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इन्होंने मैथमेटिक्स से प्रूव कर दिया कि यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स, सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं इंस्टेंटली। तो अगर ऐसा है, इफ द यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड, एवरी ह्यूमन ब्रेन वर्क इंटरपेनिट्रेट्स द अदर ब्रेन वर्क एंड एस्टेब्लिशेस दैट इज ओनली वन कॉस्मिक ब्रेन। इसका मतलब सारे ह्यूमन ब्रेन्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो एक इंटेलिजेंट ब्रेन की बात आ रही है, एक कॉस्मिक ब्रेन की बात आ रही है, और उसी को टेलीपैथी में ये लोग अप्लाई करते हैं। आगे चलते हैं। मैक्स प्लांक है फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी, नोबेल लॉरेट है, महान वैज्ञानिक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के समकक्ष कह लीजिए, या कुछ लोग उनसे भी बेटर मानते हैं। आई रिगार्ड कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल, आई रिगार्ड मैटर एज डेरिवेटिव फ्रॉम कॉन्शियसनेस। ये तो बड़ी अलग बात कह रहे हैं। कॉन्शियसनेस है इस यूनिवर्स, चेतना है फंडामेंटल, मैटर तो उससे निकलता है। अब ये बात बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं भाई,
ये कह रहे हैं इतने बड़े आदमी, तो कुछ इस पे विचार तो करना पड़ेगा। वी कैन नॉट गेन बिहाइंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के हम उससे हम नहीं हट सकते। एवरीथिंग दैट वी टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग पोस्टुलेट्स कॉन्शियसनेस, चेतना ही सबका आधार है, ऐसा मैक्स प्लांक कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ऑल मैटर ओरिजिनेट्स ओनली बाय टू वर्च्यू ऑफ ए फोर्स, एक ऊर्जा है, एक चेतना है, एक शक्ति है, उसी से सारा मैटर निकलता है। which brings the particle of an atom holds its most minute solar system, वो एटम के सोलर सिस्टम, एटम में भी एक सोलर सिस्टम है ना, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये घूम रहा है, वो कहते हैं वो जो सोलर सिस्टम है वो भी उसी फोर्स से है। तो इसलिए वो कहते हैं हमें ये मानना पड़ेगा कि एक कॉस्मिक इंटेलिजेंट माइंड है, ये कह रहे हैं मैक्स प्लांक। और एक तो अल्टीमेट बात कह दी उन्होंने, साइंस कैन नॉट सॉल्व द अल्टीमेट मिस्ट्री ऑफ नेचर। जो लोग इस उम्मीद में हैं कि साइंस कभी ना कभी इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि वो उस यूनिवर्स के रहस्य को समझ जाएगा, इसके जड़ पे पहुंच जाएगा, वो कहते हैं शायद ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इन द लास्ट एनालिसिस वी अवरसेल्व्स आर द पार्ट ऑफ द मिस्ट्री। जो साइंस है या हम लोग जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं हम भी तो उस मिस्ट्री का पार्ट हैं, तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। मैक्स प्लांक महान, हमारे देश के एनसी पांडा, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है माया इन फिजिक्स। माया इन फिजिक्स इज अ सिंथेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड अद्वैता वेदांता विद एन इंटीग्रल थीसिस इमर्जिंग आउट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस। इस किताब में ये भी यही बात कह रहे हैं कि वेदांत और मॉडर्न फिजिक्स। फ्रिट्जॉफ कैप्रा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से इन्होंने पीएचडी की थी थ्योरेटिकल फिजिक्स में, और कई यूरोपियन और कंट्रीज में इन्होंने रिसर्च करी। बहुत नामी और बहुत ही पॉपुलर नाम है ये फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, फ्रिट्जॉफ कैप्रा। ये इस किताब में बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। इसमें भी इन्होंने वही करा, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, यानी हमारी जो भारतीय, मुख्य रूप से भारतीय कहिए और भी ईस्टर्न फिलॉसफीज हैं, उनमें और फिजिक्स में पैरेलल्स। It was Heisenberg who brought this crucial role of observer into quantum physics. Heisenberg ने क्या कहा था? Heisenberg ने कहा था we can never speak about the nature without at the same time speaking about the nature without at the same time speaking about ourselves. यानी हम नेचर के बारे में जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा रिफ्लेक्शन भी, हमारा इफेक्ट भी है। देयर इज नो एब्सोल्यूट ऑब्जर्वेशन इन द नेचर अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। तो हम उसमें पार्टनर हैं उस ऑब्जर्वेशन में। द अवेयरनेस ऑफ द यूनिटी ऑफ द म्यूचुअल इंटररिलेशन ऑफ ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स, द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल फिनोमिना एज मैनिफेस्टेशन ऑफ बेसिक वननेस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईस्टर्न। ये जो फिजिक्स कह रही है कि सब में कॉमन एक है, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे ऑब्जर्वेशंस कहीं कॉमन जगह से हैं, उनमें एक कनेक्टिविटी दिख रही है, वो कह रहे हैं वही तो बात कह रहे हैं ईस्टर्न मिस्टिसिज्म। यानी हम अपने हिसाब से कहें भारत के, तो वही उपनिषदों में लिखा हुआ, यही सब ज्ञान। ये हार्वर्ड में ट्रेंड है, हार्वर्ड में इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। ये भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है। ये भी इस किताब में वही कह रहे हैं जो अभी उन्होंने कहा। गैरी ज़ुकाव। Bohr's principle of complementarity also addresses the underlying relation of physics to the consciousness. वो कह रहे हैं बोर्स ने भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री की जो बात की थी वो भी वही कह रही है। एक्सपेरिमेंटर्स चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट डिटरमिन्स विच म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट टू द सेम फिनोमिना विल मैनिफेस्ट। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको डुअल नेचर बोलते हैं। वही इलेक्ट्रॉन कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी पार्टिकल की तरह। वो कहते हैं आप जिस हिसाब से एक्सपेरिमेंट करोगे वो उस हिसाब से बिहेव करने लगेगी। यानी एक्सपेरिमेंटर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ए क्वांटम एक्सपेरिमेंट। हो गया ना? तो कॉन्शियसनेस आ गई। अब ये दोनों की बात आ रही है इस किताब में से। बोह्म्स थ्योरी इन कॉम्प्लीमेंट विद द बेल्स थ्योरम, मैंने आपको अभी दोनों बताई है। बेल्स थ्योरम इंप्लाइज दैट अपरेंटली सेपरेट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स कुड बी इंटीमेटली, इन्होंने यही कहा था बेल्स ने कि सभी जुड़े हुए हैं, सारे सबएटॉमिक पार्टिकल्स करोड़ों मील भी दूर है तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बोहर ने भी यही कहा था कि सब जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं।
कि सब एक पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि एक कॉमन चीज से जुड़ी हुई, कॉमन धागे से जुड़ी हुई। ऑल थिंग्स इंक्लूड स्पेस एंड टाइम आर फॉर्म्स ऑफ दैट विच इज। दैट विच इज, अगर मैं इसको सही समझ रहा हूं, तत्त्वमसि शायद जो उपनिषद का है, शायद उसका ही इंग्लिश वर्जन मुझे लग रहा है ये। देयर इज एन ऑर्डर विच इज अनफोल्डेड इन द वेरी प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में एक प्रोसेस है, एट रैंडम नहीं है, बाई चांस नहीं है, इसमें एक ऑर्डर है, इसमें एक सिस्टम है, वो दिख रहा है। अब आते हैं अमित गोस्वामी जी। ये कलकत्ता से पीएचडी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, और यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगॉन में मेंबर हैं कई सालों से। थ्योरेटिकल न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, महान वैज्ञानिक है। इन्होंने ये किताब लिख दी, गॉड इज नॉट डेड। सवाल ये लिखने की क्या जरूरत थी, गॉड इज नॉट डेड? ये इसलिए जरूरत थी कि वर्षों पहले किताब आई थी, या टाइम मैगजीन का कवर था, मुझे ध्यान नहीं है ठीक से, जिसमें लिखा था गॉड इज डेड। गॉड इज डेड क्यों? उन्होंने कहा सारे लॉ ऑफ फिजिक्स, सारे लॉ ऑफ यूनिवर्स हमने ढूंढ लिए, सब हमें पता चल गया, तो गॉड की क्या जरूरत है? सब तो क्लॉकवर्क है, ये न्यूटन्स लॉ से ये होता है, उसके लॉ से ये होता है, उसके लॉ से होता है। तो शायद उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने किताब लिखी। बहुत बढ़िया किताब है, बहुत और भी किताबें हैं इनकी। जीसस लैमेंटेड दैट किंगडम ऑफ गॉड इज एवरीवेयर बट पीपल डोंट सी। जो विश्व का एक बहुत बड़ा एक रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट जिनके फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने कहा था भाई किंगडम ऑफ गॉड इज एवरीवेयर, लोगों को दिखता ही नहीं, भगवान की सत्ता हर जगह। तो वो ये कह रहे हैं, वेल द एविडेंस इज सटल, इट इज इजी फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू मिस। कि हाँ एविडेंस तो है, मगर वो इतना छुपा हुआ है, गहरा है कि नॉर्मली लोगों को दिखता नहीं है। बट वो कहते हैं फिजिक्स, जो साइंटिस्ट हैं वो तो नॉर्मल नहीं है, वो तो इंटेलिजेंट लोग हैं। वो कहते हैं व्हाई हैव दे बीन मिसिंग द सिग्नेचर ऑफ डिवाइन। मतलब साइंटिस्ट इतने थॉटफुल होके उन्हें क्यों नहीं दिखाई दिया सिग्नेचर ऑफ गॉड? ये एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं ये। आई सडनली रियलाइज दैट मिस्टिक्स आर राइट, कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग। मिस्टिक्स से मतलब यहां है स्पिरिचुअली एनलाइटेंड लोग, वो साधु, वो संत, अलग अलग रिलीजन के, कहते हैं वो राइट थे, उनका अनुभव जो वो समाधि ज्ञान उनको हुआ है वो ठीक बता रहे हैं। कॉन्शियस इज द ग्राउंड ऑफ एवरी बीइंग इंक्लूडिंग मैटर एंड ब्रेन एंड द साइंस मस्ट बी बिल्ट ऑन दिस मेटाफिजिक्स। बोले नहीं, बिल्कुल मुझे अब रियलाइज हो रहा है, ये क्वांटम फिजिक्स में घुस गए। उन्होंने कहा मुझे लग रहा है वो बिल्कुल ठीक अनुभव थे उनके, इसी के आधार पर सारा विज्ञान। अब आते हैं मिचियो काकू। मिचियो काकू भी एक बहुत बड़े आदमी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में हैं ये, और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, बहुत सारी किताबें हैं इनकी। और ये बाय द वे, मुझे अगर सही ध्यान है, कलाम साहब ने अपनी किताब में जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें इनका जिक्र किया हुआ है। बहुत फेमस आदमी, बहुत सारी किताबें हैं इनकी। ये भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है। ये क्या कहते हैं, हाँ, थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी के ये को फाउंडर। द यूनिवर्स इज रिमार्केबली ब्यूटीफुल, ऑर्डर्ड एंड सिंपल प्लेस। I find it utterly staggering that all the known laws of physics of the universe can be summarized on a single sheet of paper. कहते हैं यूनिवर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बहुत ऑर्डरली है, बहुत सुंदर है, और इसके लॉज एक पेपर पे सारे लिखे जा सकते हैं, ये कह रहे। I find this remarkable. Scientists are often reluctant to admit there are some things beyond the realm of science. ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि साइंटिस्ट इस बात को मानने को क्यों तैयार नहीं है कि कुछ चीजें हमारे फील्ड से बाहर हैं, यानी साइंस के बियॉन्ड हैं। ये मानने में कुछ शर्म लगती होगी, या कुछ ऐसा लगता होगा भाई ये तो हमारी हार हो गई। दिस मीन्स that 100 years from now people will still be debating existence of God and the meaning of universe. This is because these concepts are not testable, hence not decidable. They are outside the province of ordinary science. बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर हम केवल साइंस से ही प्रूव करना चाहें कि पर्पस क्या है यूनिवर्स का, गॉड है कि नहीं है, वो कह रहे हैं उसमें पूरी तरह कभी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बियॉन्ड साइंस है। मैंने पिछले अपने एपिसोड में कहा था स्पिरिचुअलिटी इज अ मैटर ऑफ फेथ। अल्टीमेटली अध्यात्म विश्वास का विषय है, इसलिए मैं उस प्रूव कभी नहीं होने वाला।
इशारा मिल सकता है जो इसमें हमें दिख रहा है। तो कहते हैं भाई पूरी तरह से तो नहीं होगा, क्योंकि साइंस के बियॉन्ड है, उसकी पहुंच ही नहीं है वहां तक, कैसे प्रूव कर देगा। अब आते हैं हमारे जगदीश चंद्र बोस, महान वैज्ञानिक, अद्भुत व्यक्ति, जो फिजिसिस्ट भी थे और बॉटनी में भी इन्होंने कमाल का काम किया, प्लांट्स में भी। अपने समय के धुरंधर, इनकी जो खोज है वो 1910 से 1930-40 तक लगभग इनकी वो हुई है। और सिस्टर निवेदिता जो विवेकानंद जी की प्रमुख शिष्य थी, उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत इनको मतलब वेस्ट में बहुत इन्होंने हेल्प करी है। ये भी अद्भुत व्यक्ति थे। Bose alluded in his experiment on metals, plants and animals tissues that all remembered a stimulus from the past and this memory affected how they responded to the later stimuli। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बोस साहब। ये कह रहे हैं कि साहब मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से पाया है कि मेटल और प्लांट और एनिमल सब में एक मेमोरी होती है उनके साथ जो घटा है, और उसके हिसाब से वो अगले स्टिमुलस से एक्ट करते हैं। अब ये बात तो उस समय भी बहुत लोगों को अजीब लगी थी, आज भी, बट उन्होंने उसको सिद्ध किया। These trees, both said, they have a life like ours. They eat and grow. I once did not know. इन पेड़ों की भी अपनी चेतना है, इनका एक अपना एहसास है, ये खाते हैं, ग्रो करते हैं। Now I can see they also face poverty, sorrow and suffering. वो भी सफर करते हैं पेड़ पौधे, उनके भी अंदर भी वो है। This poverty may also induce the steal and rob. जरूरत पड़ने पर उस पॉवर्टी की वजह से वो एक दूसरे से छीना झपटी भी करते हैं। दे डेवलप फ्रेंडशिप्स। अब ये बड़े अजीब सी बात है, उस जमाने में इन्होंने ये सब कह दिया। ये वो इंस्ट्रूमेंट है वर्ल्ड फेमस। अब बताइए, आज से लगभग 100 साल से भी पहले इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट बना दिया, जिससे वो प्लांट के जो फाइन वाइब्रेशंस थे वो कागज पे आ जाते थे। उसको कहते थे प्लांट स्क्रिप्ट कहते थे वो, कि प्लांट जैसे लिख रहा हो। इतना प्रिसाइज इन्होंने बना दिया था बोस साहब। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिएक्शन सीम टू ब्रिंग प्लांट, मेटल, प्लांट एंड एनिमल अंडर ए कॉमन लॉ। दे ऑल एग्जिबिटेड एसेंशियली द सेम फिनोमेना ऑफ फैटिग एंड डिप्रेशन, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी एंड एक्सॉल्टेशन। कहते हैं मैंने देखा मेटल में, प्लांट में, एनिमल में कुछ कॉमन लॉज हैं। सब में जो है फैटिग है, थकान है, डिप्रेशन है, रिकवरी है, एक्सॉल्टेशन है, खुशी है, और डेथ है। अब ये बात उस समय के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आई होगी, आज भी पूरी तरह नहीं समझ में आती, मगर ये एक महान वैज्ञानिक का हमारे। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब ये वाली बात आई, मार्कोनी को मानते हैं वायरलेस का इन्वेंटर, तो कुछ ये कंट्रोवर्सी छपी वेस्ट में कि साहब मार्कोनी साहब ने नहीं किया था ये, उन्होंने औरों से आइडिया लेके और उसको आगे बढ़ाया था। तो उनकी डॉटर ने कहा नहीं, मैं अपने पिताजी के नाम के साथ ये वो नहीं चाहती कंट्रोवर्सी। तो उन्होंने प्रोबीर कुमार बंदोपाध्याय, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस ऑफ न्यूयॉर्क, उन्हें कहा कि आप ये पता लगाइए कि ये वायरलेस के जड़ में कौन था, वायरलेस कम्युनिकेशन। उन्होंने जब खोज करी तो क्या मिला, आप भी चौंक जाएंगे। Ironically, when Bandyopadhyay dug the facts and came to the dots, he concluded that the actual inventor of receiver, a self-recovering mercury coherer with the telephone, was none other than Jagdish Chandra J.C. Bose। उन्होंने पाया कि साहब ये तो जेसी बोस साहब का था। अब देखिए, आप हमारे भारतीयों के लिए कितने गर्व की बात है कि ये निकल के आ रहा है कि भाई मार्कोनी साहब का क्रेडिट है अपनी जगह, नो डाउट, उन्होंने उसको पेटेंट कराया, उसको एडवांस किया, सब कुछ किया होगा, बट उस कंसेप्ट के जड़ में जेसी बोस साहब थे। ये बात बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं अपने कलाम साहब। इनकी पुस्तक है ट्रांसेंडेंस, जो इनकी आखिरी पुस्तक थी शायद। उसमें ये कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड ब्लेसिंग्स दैट हैव कम, आई कैन ओनली फील सच डिवाइन मिस्टीरियस एक्सपीरियंस शुड ट्रूली मेक अस थिंक अंडर व्हाट, कि मेरे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं कि मुझे मजबूर होकर मानना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई डिवाइन फोर्स है, कोई चेतना है, कोई महान शक्ति है। देयर आर पैटर्न क्लूज, पैटर्न्स एंड फिनोमेना दैट सीम टू मेटेरियलाइज फ्रॉम नोवेयर। पता नहीं कहां से पैटर्न्स, क्लूज आते हैं, सुराग आते हैं। वॉच आउट फॉर एन अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल, फाइंडिंग ऑफ एन ओल्ड लेटर।
एक्चुअली हियरिंग वॉइस इन योर हेड, कोई फोन आ जाएगा, कोई लेटर मिल जाएगा पुराना, कोई अंदर से जैसे कोई बोल रहा हो, कहते हैं ये सब, कुछ सपना आ जाएगा, दैट इज ऑल। वो कहते हैं ये सब, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये कोई इशारा है किसी चेतना से। बी अलर्ट व्हेन द अनएक्सपेक्टेड इज अनफोल्डिंग, अपॉर्चुनिटीज नॉक ऑन द डोर ऑफ ए प्रिपेयर्ड माइंड। रेडी रहिए, पता नहीं ईश्वर कहो, जो भी कहो, डिवाइन कहो, जो भी ये कहना चाह रहे हैं, उससे पता नहीं कौन सी चीज आ रही है, तैयार रहो, क्योंकि अगर आप तैयार होगे तभी उस सिग्नल का फायदा उठाओगे, यू नो। तो इसलिए वो कहते हैं अपने को ओपन रहो, यूनिवर्स के लिए ओपन रखो। और ये इनका बड़ा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, वेयर देयर इज फेथ देयर इज लव। जहां फेथ है वहां लव है, वेयर देयर इज लव देयर इज पीस, वेयर देयर इज पीस देयर इज गॉड, वेयर देयर इज गॉड देयर इज नो नीड। कितनी बढ़िया बात है। एक महान वैज्ञानिक कह रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और बहुत कुछ थे वो, I believe in God and I believe in the true welfare of human beings is sustained by fulfilling the will of God। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। महान वैज्ञानिक, देश के महान सपूत, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई मैं तो भगवान को मानता हूं और मैं ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए मैं समझता हूं गॉड की विल से ही होता है। कंटिन्यूइंग टॉल्स्टॉय को कोट कर रहे हैं, व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स, वन मे लिव विदाउट फादर और मदर बट नो वन कैन लिव विदाउट गॉड। अब ये कुछ कोट्स हैं लास्ट में। आइंस्टाइन साहब ने कहा था, दिस डीप इंट्यूटिव कन्विक्शन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ हायर पावर ऑफ थॉट which manifests itself in the inscrutable universe represents the content of my definition of God। यानी मैं गॉड को किस रूप में देख रहा हूं? एक यूनिवर्स के रूप में। ये जो यूनिवर्स जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसा ही है, वो मुझे, ये यूनिवर्स मुझे गॉड का एक तरह से मैनिफेस्टेशन दिखता है। आइंस्टाइन कह रहे हैं। फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ये कह रहे हैं, Flammarion Camilli, I felt there was an invisible bond which links all the universe and all the souls in the unity of a single creation। क्या खूबसूरत बात। मुझे ऐसा लगता है सारे यूनिवर्सेस और सारी आत्माएं एक सिंगल क्रिएशन से जुड़ी हुई। अब आ गए न्यूटन। न्यूटन भी महानतम वैज्ञानिक, सारे न्यूटन्स लॉ से ये सारे रॉकेट वॉकेट जो जा रहे हैं चांद पे, उस पे इन्हीं के उससे जा रहे हैं। ये क्या कह गए? द वंडरफुल अरेंजमेंट एंड हार्मोनी ऑफ द कॉस्मोस वुड ओनली ओरिजिनेट इन द प्लान ऑफ एन ऑलमाइटी ओमनिशिएंट बीइंग, दिस इज एंड रिमेन्स माय ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट। कहते भाई ये जो सारा क्रिएशन है, ये सारे लॉज हैं, ये कैसे आए, कहां से आए? मुझे लगता है ये बहुत एक कोई चेतन से, कोई शक्ति से आए, अपने आप नहीं आ गए। और थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब और जाने क्या क्या बना गए। महान वैज्ञानिक, महान इन्वेंटर। आई नो दिस वर्ल्ड इज रूल्ड बाय इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट प्रूव्स दैट देयर इज ए इनफाइनाइट लॉस बिहाइंड दिस, देयर कैन बी नो डिनाइंग ऑफ दिस फैक्ट, इट इज द मैथमेटिकल एंड इट्स प्रिसिजन। कि इन सब के पीछे, ये सब कुछ जो दिख रहा है, इसके पीछे कोई डिवाइन, कोई इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, और ये जो मैथमेटिकल प्रिसीजन है ये वहीं से आया, थॉमस एडिसन। और अंत में वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं, साइंटिफिक पर्सन इज नॉट द वन हु रिजेक्ट्स ए न्यू थ्योरी और पॉसिबिलिटी विदाउट गिविंग इट ए ट्राई, बट द वन हु कीप्स हिज जजमेंट सस्पेंडेड कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स विद एन ओपन माइंड। जो एक साइंटिफिक व्यक्ति है वो है जो किसी भी नए आइडिया को एकदम से रिजेक्ट नहीं करता, उस पर विचार करता है, चिंतन करता है, गहरा मनन करता है, तब उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। तो ऐसे ही मैं भी कह रहा हूं, जो भी विचार आपके सामने मैंने गुरुदेव की प्रेरणा से रखे, उन पर विचार करिए, सोचिए, उनको एकदम से मत रिजेक्ट करिए, ना ही एकदम से एक्सेप्ट करिए। चिंतन करेंगे तो बहुत कुछ निकल के आ सकता है, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये मैं आपको सात्विक होलिस्टिक हेल्थ की तरफ से आपको फिर धन्यवाद देता हूं, आपने सुना। और जिन महापुरुष की प्रेरणा से, जिन गुरुदेव की प्रेरणा से ये सब कार्य हो रहा है, उनकी तरफ से भी मैं आपको सबको नमस्कार करता हूं, उन्हें नमस्कार करता हूं। खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्कार।